हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर। पिछली क्लास में बच्चों अपन लोगों ने डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कोपरा 1986 के बारे में बच्चों अपन लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। तो आज हम लोग इसी एक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे बच्चों नया एक्ट, जो कि बच्चों कौन सा है? कोपरा 2019। सर कोपरा 2019 को सीखने की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहला रीज़न तो बच्चों ये है क्योंकि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर दिया गया है बच्चों? रिपील कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। और अब गवर्नमेंट के द्वारा एक नया एक्ट बनाया गया है बच्चों, जिस एक्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को। तो बच्चों सबसे बड़ा जो रीजन है इस एक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे जो आप लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या है बच्चों? वो है डिजिटाइजेशन। क्या है बच्चों? डिजिटाइजेशन। अब क्या हुआ है बच्चों? गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है बच्चों? डिजिटाइजेशन के ऊपर वर्क कर रही है, डिजिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही है। तो अब चीजें क्या हो चुकी है बच्चों? डिजिटाइज्ड हो चुकी है बच्चों। सारी चीजें क्या हो चुकी है? अब डिजिटाइज्ड हो चुकी है। तो अब इसीलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को भी क्या करने की कोशिश करी बच्चों? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आने की कोशिश करी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसको रिपील करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेके आया गया। ठीक है, अब देखिएगा, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, देखिएगा, द डिजिटल एज। बच्चों देखो किसकी बात कर रहा है बच्चों? मेन रीजन क्या है बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाने का? सर व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो बच्चों वो है द डिजिटल एज। बच्चों क्या हो चुका है? अब जो ये आप लोगों को पता है, ये जो एरा है ये कौन सा एरा है? डिजिटल एरा है। तो डिजिटल एज ने क्या करा है बच्चों? इस डिजिटल एरा की वजह से क्या हुआ है? हैज अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ कॉमर्स। अब इसके अंदर क्या हुआ बच्चों? एक नया एरा आया है कॉमर्स का, यानी कि बच्चों अब जो कॉमर्स है वो पहले की तरह नहीं होता बच्चों। अब जो कॉमर्स है, ट्रेड है, वो बच्चों पहले की बात ही नहीं होता है। अब नए मोड्स ऑफ ट्रेड जो है, न्यू मोड्स ऑफ ट्रेड जो है वो भी अब क्या है? कहीं ना कहीं संभव हो गए हैं। और इसके साथ साथ क्या कहता है बच्चों? एंड डिजिटल ब्रांडिंग एज वेल एज न्यू सेट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो बच्चों कहता है इस डिजिटल एज ने, बच्चों आपको पता है अब ये जो सदी है ये कौन सी सदी है बच्चों? एक डिजिटल एज की सदी है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ है? जो कॉमर्स करने का या फिर ट्रेड करने का जो तरीका था वो क्या हो चुका है? प्रॉपर्ली चेंज हो चुका है। और अब लोग जो है बच्चों वो डिजिटल तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चों? कॉमर्स या फिर ट्रेड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चों इसने क्या करा है? इसने क्या करा है? जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी क्या करा है बच्चों? काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया गया है। बच्चों अब आप लोगों को पता है कि बच्चों अब ये कौन सा एरा है? डिजिटल एरा है, डिजिटल एज है। तो इस डिजिटल एज की वजह से जैसे जैसे अपन लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों? कंज्यूमर्स के जो राइट्स थे या फिर कंज्यूमर्स के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कंज्यूमर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए थे, अब उन बेनिफिट्स को भी क्या करने की ज़रूरत थी? एक डिजिटाइज तरीके से इन्हेंस करने की ज़रूरत थी। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बनाया गया? 2019 बनाया गया। एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिएगा, डिजिटाइजेशन किसकी बात कर रहा है बच्चों? डिजिटाइजेशन की बात कर रहा है। डिजिटाइजेशन हैज प्रोवाइडेड इजी एक्सेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ चॉइस
कन्वीनियंट पेमेंट मैकेनिज्म, इम्प्रूव्ड सर्विसेज एंड शॉपिंग एज पर कन्वीनियंस। बच्चों देखो अब हुआ क्या है, डिजिटाइजेशन की वजह से, अब क्योंकि डिजिटल एरा है तो इस डिजिटल एरा की वजह से क्या हुआ है बच्चों, लोगों के पास क्या हो गया है, अब जो वैरायटी ऑफ चॉइसेस है चीजों को चूज करने की। यानी बच्चों अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चों जब भी आप एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, आप लोग अगर मार्केट जाते हैं बच्चों, तो जब आप लोग मार्केट जाते हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो उस गुड्स को आप लोग क्या करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती है उस पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड, और वहां से आप बेस्ट जो आपके लिए है उस बेस्ट को आप क्या करने की कोशिश करते हैं, चूज करने की कोशिश करते हैं। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है? तो इसकी वजह से क्या हुआ है बच्चों, डिजिटलाइजेशन की वजह से आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। साथ ही साथ में बच्चों अब आप लोगों के पास क्या है, कन्वीनियंट पेमेंट मैकेनिज्म है। यानी कि बच्चों अब जो आप सेलर्स को पेमेंट करोगे, उन पेमेंट के लिए भी आपके पास बहुत सारे कन्वीनियंट पेमेंट के तरीके हैं जो कि पहले अवेलेबल नहीं थे। पहले आपको कैसे करना पड़ता थी पेमेंट बच्चों, कैश में पेमेंट करनी पड़ती थी। साथ ही साथ में अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इंप्रूव्ड सर्विसेज, अब सेलर जो है वो इंप्रूव्ड सर्विसेज जो है वो क्या देने लग गया है, अपने कस्टमर्स को देने लग गया है। साथ ही साथ में बच्चों इसके साथ में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स को एक सहूलियत मिली है किस चीज की बच्चों, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है बच्चों, शॉपिंग कर सकता है। यानी कि जब चाहे वो क्या कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है। जी सर समझ में आया? जी सर समझ में आया। सर एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। अमेजन की बात करते हैं बच्चों, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, मिंत्रा की बात करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजन की बात करते हैं, मिंत्रा की बात करते हैं। बच्चों ये सब क्या है, ये सब डिजिटल तरीके हैं। इन डिजिटल तरीकों के थ्रू बच्चों क्या हुआ है, इन डिजिटल, ये सब क्या है बच्चों, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर क्या होता है बच्चों, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है इनके द्वारा, जहां पर सेलर्स और बायर्स को क्या किया जा रहा है, एक लेवल पर या फिर एक प्लेस पर लाने की कोशिश इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा की जा रही है। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों इनकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का कॉन्सेप्ट आया बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, आप लोगों के पास लार्ज वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को चूज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म पर उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं, और जो सबसे बेस्ट पॉसिबल प्राइस और क्वालिटी जहां पर आपको मिलती है, आप वहां से प्रोडक्ट को क्या करते हैं बच्चों, ऑर्डर करते हैं। साथ ही साथ में बच्चों यहां पर इन प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हुआ है बच्चों, अब आपको फिजिकली सेलर्स के पास नहीं जाना पड़ता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने, प्रोडक्ट को लेने के लिए, या फिर सेलर्स को भी अब डायरेक्टली क्या होता है, पेमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या मिलती है, मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारे कन्वीनियंट पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं। उन कन्वीनियंट पेमेंट मैकेनिज्म्स हमारे यहाँ पर आए हैं किसकी वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से। साथ ही साथ में इम्प्रूव्ड सर्विसेज, जो सेलर है, सेलर्स के द्वारा जो सर्विसेज है, उन सर्विसेज के स्तर जो है उस स्तर को भी क्या किया गया है, काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव्ड किया गया है। शॉपिंग एज पर द कन्वीनियंस, सर अगला क्या पॉइंट है, शॉपिंग एज पर द कन्वीनियंस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका क्या है कि सर तब चाहो, जब आप चाहो उस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म की वजह से। और ये संभव क्यों हो पाया है, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन की वजह से ये सारी बातें क्या हो पाई हैं बच्चों, संभव हो पाई हैं। बोलिए सर बात क्लियर है? ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा। अब आप लोगों को पता है कि भाई ग्रोथ तो हुई है डिजिटाइजेशन की वजह से, ये हमें कुछ बेनिफिट हुआ है। जी सर बिल्कुल बेनिफिट हुआ है, लेकिन सर इन बेनिफिट के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी यहाँ पर फेस किया गया है। तो उन चैलेंजेस के लिए कि भाई जो ये डिफरेंट चैलेंजेस एक कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ रहे हैं इस डिजिटाइजेशन की वजह से, इनसे बचाने के लिए या फिर किस तरह से इन चैलेंजेस को एक जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है बच्चों, अप्रोच कर सकता है या फिर इन चैलेंजेस को फेस कर सकता है। इसीलिए बच्चों क्या किया गया है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, या फिर लेके आया गया है किसके बिहाफ पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बिहाफ पर। समझने की कोशिश करिएगा भाई। ठीक है, हाउएवर along the growth path it also brought in challenges related to consumer protection। कहता सर इसके साथ
साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, यानी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं डिजिटाइजेशन की वजह से। सर एग्जांपल के तौर पे बताइए, जैसे बच्चों आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आप लोग क्या करते हो बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करते हो, यानी कि ई मोड के थ्रू आप बेसिकली क्या करते हो बच्चों, पेमेंट करते हो। और जब आप लोग ई मोड के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करते हो तो वहां पर चांसेस है कि बच्चों आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, स्टील किया जा सके। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को और भी ज्यादा अवेयर करने की कोशिश इस एक्ट के द्वारा की गई है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कीपिंग दिस इन माइंड एंड टू एड्रेस द न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, कहता है सर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो कंज्यूमर के सामने, जो कंज्यूमर के समक्ष जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं इस डिजिटल एज में, तो इंडियन पार्लियामेंट ने किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस करना है और किस तरह से इन चैलेंजेस को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, इनके बारे में इसको समझाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों, इंडियन पार्लियामेंट ने 6 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट होता जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, 6 अगस्त 2019 को पास करा गवर्नमेंट ने लैंडमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। बच्चों देखो यहां पर क्या है, बिल। तो बच्चों बिल कब पास हुआ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है बच्चों, वो कब पास हुआ, 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल क्या किया गया बच्चों, गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया। ठीक है, कब, 2019 में, विच एम्स टू प्रोवाइड द टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। बच्चों जिसका कि मेन उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था बच्चों इसका मेन उद्देश्य था, इसका जो मेन एम था वो था कि टाइमली प्रोवाइड कर सके, कि भाई वो टाइमली प्रोवाइड कर सके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ में बच्चों जो भी कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट हैं उन डिस्प्यूट को भी क्या किया जा सके, टाइमली डील किया जा सके। बोलिए सर बात क्लियर है या नहीं है? जी सर समझ में आया? जी सर आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको क्या बोला गया बच्चों, हमारा ये क्या है, एक न्यू एक्ट है। क्या है बच्चों, न्यू एक्ट है। और ये न्यू एक्ट क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। इसकी जो असेंट है, रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वॉज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 9 अगस्त 2019। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरह से एक बिल जो है वो एक्ट बनता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चों सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में इस बिल को कब लाया गया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को कब लाया गया था बच्चों, 6 अगस्त 2019 को लाया गया था। कब लाया गया था बच्चों, 6 अगस्त 2019 को लाया गया था। और उसके बाद ये बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब बना सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बना, कब बना बच्चों, 9 अगस्त 2019 को। क्यों, क्योंकि 9 अगस्त 2019 को इस एक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा, इस एक्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या मिल गई, असेंट मिल गई या फिर सहमति मिल गई। और उसी दिन 9 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट इज जस्ट लाइक बच्चों अ मैगजीन, ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश मैगजीन होती है, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, पब्लिश किया जाता है। आगे समझने की कोशिश करिएगा बच्चों ध्यान से। कहता है द एक्ट विल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। अब मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 कब आया बच्चों, 6 अगस्त 2019 को आया। बिल कब आया बच्चों, 6 अगस्त 2019 को आया। फिर बच्चों ये एक्ट कब बना, 9 अगस्त 2019 को बना। और बच्चों ये अमल कब होगा, यानी कि बच्चों ये
अमल में कब आएगा? जब गवर्नमेंट को लगेगा, जिस भी डेट को गवर्नमेंट को लगता है कि बच्चों क्या किया जाए, इसको अमल किया जाना चाहिए, ठीक है। The new act will come into force on such date as the central government में notify, और जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है बच्चों, नोटिफाई कर सकती है। The new act seeks to replace the मोर देन 3 डिकेड ओल्ड, यानी बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों इस एक्ट ने, ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने क्या करा, जो 3 दशक पुराना हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया इसके द्वारा। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। बोलिए सर, बात क्लियर है? जी सर, बात क्लियर है? जी सर, समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे देखिएगा, अब इसकी क्या की हाइलाइट्स हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों। ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है इस एक्ट से रिलेटेड, लेकिन अपन लोग उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड अपन लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सर, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है बच्चों, इसके अंदर समझने की कोशिश करना। कहता है सर, सबसे पहली बात क्या है, कवर्स ई कॉमर्स, कहता है इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, यानी कि बच्चों पहले देखो बच्चों, अगर मैं 1986 की बात करता हूं तो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहीं ना कहीं एक आउटडेटेड एक्ट है बच्चों। कैसा एक्ट है? आउटडेटेड एक्ट है। वहां पर ये नहीं बताया गया था कि किस तरह से ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के साथ डीलिंग बेसिकली करनी है। यानी कि सर, अगर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस करती है, और बच्चों बाकी आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बच्चों समझना कि 30 इयर्स बिफोर तो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि बच्चों उस टाइम तक डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया नहीं था पूर्ण तरह से, या फिर जो था वो एक पूरी तरह से जो डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो अमल में नहीं आया था उस टाइम तक। देखिएगा, तो कहता है इस एक्ट ने, ये जो नया एक्ट है, वाइडन द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर। अब इस कंज्यूमर, पहले क्या होता था बच्चों, पहले कंज्यूमर्स की जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन थी कि भाई कंज्यूमर की डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। अब कंज्यूमर्स की डेफिनेशंस को बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है, और इस डेफिनेशंस के अंदर बेसिकली बच्चों जो गवर्नमेंट ने उन सबको भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू क्या करती है बच्चों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मीन के थ्रू क्या करती है बच्चों, प्रोडक्ट को सेल या फिर परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को भी यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश इस एक्ट के अंदर की गई है। देखिएगा, द न्यू एक्ट समझने की कोशिश करिएगा। द न्यू एक्ट हैज वाइडन द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर का जो दायरा है, कंज्यूमर के दायरे को इस एक्ट ने क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया गया। पर्सन हु बायस एनी गुड्स, कहता है पर्सन कौन होगा, कहता है सर हर वो इंसान जो गुड्स को या फिर सर्विसेज को क्या करता है बच्चों, बाय करता है, वो क्या होगा, पर्सन होगा, ठीक है। वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे बच्चे वो ऑफलाइन मीडियम के थ्रू चीजों को परचेज करता है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू किसी चीज को परचेज करता है, तो बच्चों वो हमारी क्या होगी, वो हमारी ट्रांजेक्शन्स मानी जाएगी, जो कि पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जनरली नहीं देखते थे। और बच्चों इसके साथ साथ कहता है इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, टेलीशॉपिंग्स है, डायरेक्ट सेलिंग्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि कंज्यूमर की डेफिनेशन को इस एक्ट ने सबसे पहले क्या करा बच्चों, इनहेंस करा। और बच्चों साथ ही में इस एक्ट के अंदर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस को भी क्या कर दिया गया, अब इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर का मतलब हर वो पर्सन जो कि गुड्स को क्या करता है बच्चों, बाय करता है, चाहे बच्चों वो ऑफलाइन मीडिया के थ्रू बाय करे। तो बच्चों क्या है, कंज्यूमर का मतलब क्या है, सबसे पहले समझना। कहता है सर कंज्यूमर का मतलब क्या है, कहता है कंज्यूमर हर वो पर्सन है
कंज्यूमर की डेफिनेशन में हर वो पर्सन आएगा जो कि क्या करता है बच्चों, बायस करता है गुड्स, जो गुड्स को क्या करता है, बाय करता है। जो गुड्स को बाय करता है वो क्या है बच्चों, पर्सन है। कैसे बाय करता है सर, अगर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मीडियम के थ्रू अगर वो किसी गुड्स को क्या करता है, बाय करता है, तो वो कंज्यूमर्स की डेफिनेशंस में आएगा। ठीक है सर। इसके अंदर सर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। टेली शॉपिंग्स जो होगी उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इंक्लूड नहीं थे। द अर्लियर एक्ट डिड नॉट, कहता है द अर्लियर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। जो पुराना एक्ट था उसके अंदर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को पूर्ण तरह से इंक्लूड नहीं किया जाता था। एंड दिस लैकुना हैज बीन एड्रेस्ड बाय द न्यू एक्ट। और ये जो कमी थी, ये तो लूप होल था, इस लूप होल को किसने कवर अप कर दिया बच्चों, नए एक्ट ने। और वो नया एक्ट कौन सा था, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करना। दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात ये है जो जुरिस्डिक्शन था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज थी। रिड्रेसल एजेंसीज का गठन किया गया था 1986 के अंदर, और 3 लेवल पर जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज थी उनका गठन किया गया था। किस किस लेवल पर सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया गया था, स्टेट लेवल पर किया गया था, और सेंट्रल लेवल पर किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपन लोग उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन बोलते थे, और सेंट्रल लेवल पर उसे नेशनल कमीशन अपन लोग बोलते थे। तो उसके जो दायरा है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शंस को भी क्या कर दिया गया बच्चों, इंक्रीज कर दिया गया, इनहेंस कर दिया गया। तो बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या समझा था वो बात मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं नए एक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आइएगा, अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करता हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करता हूं, तो बच्चों अगर एक कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है कहां पर बच्चों, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर स्टेट फोरम में या फिर नेशनल हमारे जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, तो बच्चों वहां पर वो क्या क्राइटेरिया बेसिकली रहता था, तो वहां पर बोला जाता था बच्चों अगर एक कंज्यूमर्स की गुड्स सर्विसेज, एक कंज्यूमर्स के द्वारा यूज की गई गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन गुड्स सर्विसेज कंपनसेशन एक अमाउंट से ऊपर या फिर नीचे होती है, तो उसके बेसिस पर क्या किया गया था बच्चों, जुरिस्डिक्शंस को डिफाइन किया गया था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो जुरिस्डिक्शंस क्या थी, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करता हूं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक कंज्यूमर कब कंप्लेन कर सकता था बच्चों, जब उसकी द्वारा यूज की गई गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन की वैल्यू, गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से कम की है। कितने से कम की है बच्चों, 20 लाख या 20 लाख से कम की है। तो उस केस में बच्चों वो कहां पर अपीलेट करता था या फिर कहां पर वो बच्चों क्या करता था, अपील करता था, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या करता था बच्चों, अपील करता था। उसके बाद बच्चों हमारा स्टेट लेवल था या फिर स्टेट कमीशन था। स्टेट कमीशन में एक कंज्यूमर को अपील करने के लिए ये देखा गया था कि बच्चों अगर उसके द्वारा यूज की गई गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन की वैल्यू 20 लाख से तो ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में बच्चों वो कहां पर कंप्लेन करता था, हमारा कंप्लेन करता था बच्चों कहां पर, स्टेट कमीशन में। और बच्चों उसी तरह से नेशनल कमीशन में कंप्लेन करने के लिए बच्चों अगर एक कस्टमर के द्वारा गुड्स सर्विसेज या फिर कंपनसेशन की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होती है, तो उस केस में बच्चों वो कहां पर कंप्लेन कर सकता है, सॉरी ये क्या होगा, ग्रेटर होती है, तो बच्चों वो कहां पर कंप्लेन सकते हैं, हमारा नेशनल कमीशन। अब ये जो जुरिस्डिक्शंस है, दायरा है और ये जो लिमिट है, इस लिमिट को इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है बच्चों, इंक्रीज कर दिया गया है। और इसको समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी सर,
ठीक है। अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है बच्चों वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, बच्चों फोरम वही है, 3 फोरम है हमारे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो बच्चों चीजें वही है, फोरम हमारे पास तीनों के तीनों वही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर की जो वैल्यूज थी उस वैल्यूज को क्या कर दिया गया है, उस वैल्यूज को क्या कर दिया गया है बच्चों, चेंज कर दिया गया है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया है। समझने की कोशिश करिएगा। कहता है अगर इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन नाउ एंटरटेन, कहता है सर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अब उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा सकता है वहां पर गुड्स की वैल्यू, कहता है सर जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज जो है वो एक्सीड नहीं करती। क्या करती है बच्चों, जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है या फिर कंपनसेशन की वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करती। कितना बच्चों, 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब है बच्चों 1 करोड़। क्या है बच्चों, 1 करोड़। ठीक है जी सर। अगर गुड्स सर्विसेज और कंपनसेशन की वैल्यू लेस देन 1 करोड़ है, तो उस केस में एक कंज्यूमर जो है वो कहां पर कंप्लेन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। सिमिलर सेंस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से क्या है बच्चों कम है, तो उस केस में एक कंज्यूमर कहां पर अपील करता है बच्चों, हमारा सेंट्रल कमीशन पर जाकर या फिर सेंट्रल कमीशन में जाकर वो बेसिकली कंप्लेन करता है। आइए समझने की कोशिश करेंगे। द स्टेट कमीशन कैन एंटरटेन डिस्प्यूट वेयर सच वैल्यू एक्सीड 10 मिलियन। कितना एक्सीड कर देती है बच्चों, 10 मिलियन से एक्सीड करती है, लेकिन बच्चों वो एक्सीड नहीं करेगी 100 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक के केसेस बच्चों कहां पर आप लोगों के जाने वाले हैं, कहां पर जाने वाले हैं, आप लोगों के स्टेट कमीशन में जाने वाले हैं। बोलिए सर इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल। आगे देखिएगा नेशनल कमीशन में बच्चों वही क्या बच्चों, ग्रेटर देन 10 करोड़। अगर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स के द्वारा गुड्स सर्विसेज या फिर जो कंपनसेशन सीख किया जा रहा है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में बच्चों वो कहां पर अपनी कंप्लेंट फाइल करता है बच्चों, नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन कैन एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन वेयर सच वैल्यू एक्सीड इनर 100 मिलियन। कितना करता है बच्चों, 100 मिलियन, यानी कि बच्चों 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा के लिए अगर किसी कंज्यूमर को कंप्लेन करना है, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज या फिर कंपनसेशन सीख कर रहा है 10 करोड़ से ज्यादा के लिए, तो उस केस में बच्चों वो कहां पर कंप्लेन करेगा, हमारा नेशनल कमीशन में जाकर कंप्लेन करने वाला है। आगे समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों मैंने बताया ये एक्ट बेसिकली किससे रिलेटेड बात करता है, डिजिटाइजेशन से रिलेटेड बात करता है। तो डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट अगला जो बताया गया वो ये था कि ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, यानी कि बच्चों ये एक्ट जो है ये आपको कंप्लेंट को इलेक्ट्रॉनिक वे में भी फाइल करने की एक सहूलियत देता है। यानी कि बच्चों इस एक्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि बच्चों इस एक्ट के माध्यम से आप लोग अपनी कंप्लेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी फिलअप कर सकते हैं, जो कि बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं देखा जाता था। कहता है द न्यू एक्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट विद द jurisdictional consumer forum located at the place of residence or work of the consumer। ठीक है, this is unlike the current practices of filing it at the place of the purchase or where the seller has its registered office address। कहता है अब क्या है, अब क्या होता है बच्चों, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। कहता है 1986 वाला जो एक्ट था उस एक्ट के तहत क्या चीजें होती थी और अब क्या चीजें होती है उसकी बात बेसिकली कर रहा है। कहता है बच्चों अगर मैं 1986 की बात करता हूं तो 1986 के अंदर क्या है था बच्चों, जो कंज्यूमर था, कंज्यूमर्स को अपनी जो कंप्लेंट थी उन कंप्लेंट्स को क्या करना पड़ता था बच्चों, कहां पर कहता है उन कंज्यूमर फोरम्स में फिलअप करना पड़ता था जहां पर कंज्यूमर्स का क्या हो बच्चों, रेजिडेंस हो या फिर
फिर बच्चों वर्क ऑफ द कंज्यूमर, या फिर कंज्यूमर जहां पर काम करता है उससे रिलेटेड, उससे नियर बाई जो कंज्यूमर फोरम्स थे वहां पर जाकर वो अपनी कंप्लेंट्स को क्या करता था, फाइल अप करता था। लेकिन बच्चों इस एक्ट ने क्या कर दिया गया, इस एक्ट ने बोला कि बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, कहता है सर आप लोग जो कंप्लेंट्स हैं उनको फाइल कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ परचेज, यानी कि बच्चों जहां पर आपने एक प्रोडक्ट को परचेज करा है उस जगह पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम है या फिर जो आपके फोरम्स है या फिर कमीशंस है, उन कमीशंस पे जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स को फाइल अप कर सकते हैं। द न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन इनेबलिंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड फॉर हियरिंग एंड और एग्जामिनिंग पार्ट इज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों किसके अंदर नहीं देखा जाता था, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं देखा जाता था। यानी कि बच्चों इस एक्ट ने बेसिकली क्या करा, एक प्रोविजन बनाया जिस प्रोविजंस के थ्रू कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बच्चों क्या इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंप्लेंट्स को फाइल अप कर सकते हैं और उन कंप्लेंट्स की बच्चों हियरिंग भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो सकती है और उसमें से सबसे प्रेफरेबल मीडिया वहां पर क्या चलता था बच्चों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर क्या हो सकती है बच्चों, आपकी हियरिंग करवाई जा सकती है किसके अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा, This is aimed to provide procedural ease and reduce inconvenience and harassment for the consumer। तो बच्चों इसने क्या करा, अब बच्चों जब सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो गई तो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो इनकन्वीनियंस जो कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ती थी या फिर किसी भी तरह का हरासमेंट अगर कंज्यूमर्स के साथ किया जाता था तो उस हरासमेंट को बिल्कुल इस एक्ट ने क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर हमारे पीजीटी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंदर, यानी कि किस एक्ट के अंदर बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक एस्टैब्लिशमेंट की गई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर क्या की गई, इस एक्ट के अंदर की गई। और जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम क्या था बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम था बच्चों हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर पीजीटी वाले बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा कि बच्चों इस एक्ट के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसके पास बच्चों कुछ पावर्स थी और जो कुछ इन्फोर्समेंट अपने एंड पर कर सकती थी। ठीक है, आगे देखिएगा, द CCPA, ये जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी, इसके पास क्या था, एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। क्या है बच्चों, इसके पास क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी या फिर एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसको कि हेड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, उसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, विच में कंडक्ट इंक्वायरी। और बच्चों ये जो डायरेक्टर जनरल है जिसको कि हेड किया जाता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, इस इन्वेस्टिगेशन विंग को किसके द्वारा हेड किया जाएगा, डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाएगा। और ये बेसिकली क्या करेगा, इंक्वायर करेगा या फिर इन्वेस्टिगेट करेगा इनटू कंज्यूमर लॉ वायलेशन। या फिर यहाँ पर कहने का मतलब क्या बच्चों, कि अगर कंज्यूमर्स के लॉज का कहीं पर भी वायलेशन होता है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हमारी CCPA के द्वारा की जाएगी, जिसको कि हेड किया जाएगा एक डायरेक्टर जनरल के द्वारा। बोलिए, बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे समझने की कोशिश करिएगा। द CCPA हैज बीन ग्रांटेड विद वाइड पावर्स। क्या है बच्चों, इसके पास क्या है, बहुत सारी वाइड पावर्स है। अब बच्चों इसको समझने के लिए समझिएगा, एक बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोग बच्चों पढ़ते हैं मार्केट, ठीक है, मार्केट के अंदर आप पढ़ते हैं बच्चों की मार्केट, हमारे पास दो तरह की मार्केट होती है बच्चों, है ना। कितने तरह की होती है, दो तरह की। एक हमारे पास होती है बच्चों मनी मार्केट, ठीक है, और एक हमारे पास होती है बच्चों कैपिटल मार्केट। क्या होती है बच्चों, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर बच्चों हमारे पास दो मार्केट होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी मार्केट
और फिर हमारे पास आता है बच्चों, हमारे पास आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, जी सर, क्या है बच्चों, मार्केट है, मार्केट के अंदर हमारी क्या है, मनी मार्केट है, फिर क्या है बच्चों, कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जी सर, मनी मार्केट को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मनी मार्केट को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनी मार्केट को क्या किया जाता है बच्चों, कंट्रोल किया जाता है। यानी कि मनी मार्केट को कंट्रोल करने की अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। सिमिलर सेंस में बच्चों, सिमिलर सेंस में जो कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करने की या फिर बच्चों देखभाल करने की, भाई कि मार्केट में किसी भी तरह की कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है, किसके पास अथॉरिटी है, हमारी सेबी के पास अथॉरिटी है। सेबी के पास हमारी अथॉरिटी है, और सेबी का मतलब क्या है बच्चों, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहता है सर, क्या कहता है, द सीसीपीए हैज बीन ग्रांटेड वाइड पावर्स टू टेक सुमोटो एक्शंस। तो इसके पास क्या बच्चों, कहता है सिमिलर सेंस में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक क्या बनाई बच्चों, एक अथॉरिटी बनाई, जिस अथॉरिटी जिस तरह से बच्चों यहाँ पे मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, आरबीआई जो कंट्रोल करेगी मनी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को सेबी करेगी। सिमिलर सेंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको सुनिश्चित करने के लिए सीसीपीए का गठन किया गया। तो सीसीपीए का बेसिकली यहाँ पर सीसीपीए को क्या है बच्चों, बहुत सारी वाइड पावर्स दे दी गई, जहाँ पर बच्चों यहाँ पर इसके पास एक राइट था कि बच्चों वो सुमोटो एक्शंस जो हैं वो ले सकती है, या फिर बच्चों वो क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है प्रोडक्ट को, ऑर्डर रिम्बर्समेंट कर सकती है of the price of the goods or services, cancel licenses and file class action suit if a consumer complaint affect more than one individual। ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये जो सीसीपीए है, इस सीसीपीए का बेसिकली काम क्या है कि बच्चों वो ये चेक करेगी कि किसी भी कंज्यूमर्स के राइट्स का कहीं पर वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। तो बच्चों अगर कहीं पर भी कंज्यूमर्स के राइट का वायोलेशन अगर हो रहा है, तो इसके पास एक अधिकार है, क्योंकि बच्चों एक अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी है तो इसके पास क्या है, एक अधिकार है। अधिकार क्या है बच्चों, कि बच्चों ये चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं लाइसेंस को, और बच्चों जो भी सेलर कंज्यूमर्स के साथ गलत करता है, उन कंज्यूमर्स के अगेंस्ट क्या कर सकती हैं, सूट्स फाइल कर सकती हैं। और बच्चों ये कब करती है, जब उसे जो कंप्लेन है सेलर्स के अगेंस्ट, वो एक से ज्यादा इंडिविजुअल या फिर कस्टमर जब एक सेलर्स के अगेंस्ट क्या कर देते हैं बच्चों, कंप्लेन कर देते हैं, तो उस केस में बच्चों ये चीजें अप्लाई करती है। बोलिए, बात क्लियर है? हाँ जी सर, आगे समझने की कोशिश करिएगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी, आगे अगला क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड पैनल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है और पैनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। द न्यू एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसके अंदर यानी कि बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी का, जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रोडक्ट लायबिलिटी को कॉन्सेप्ट को 1986 के अंदर नहीं देखा गया था, और इस प्रोडक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट ने ब्रिंग करी विद इन इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी कंप्लेंट फॉर कंपनसेशन। जी सर, यानी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, पहले क्या होता था, पहले यानी कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लगता था, तो उसके तहत क्या होता था बच्चों, उसके तहत ये देखा गया कि बच्चों जो बेसिकली हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, अमेजन हो गया आपका, फ्लिपकार्ट आपका हो गया, ये सब क्या है बच्चों, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। तो बच्चों ये बेसिकली क्या थे, ये अपने आप को जो पुराने वाला एक्ट था, इस एक्ट से परे रखते थे और बोलते थे कि सर हम लोग इस एक्ट के अंदर बेसिकली नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कहते सर ये एक्ट बेसिकली बात करता है कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, लेकिन कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन तो एक सेलर के द्वारा, एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हम सब तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर एक कंज्यूमर और सेलर
एक दूसरे से मीट कर रहा है, हम प्रोडक्ट को डिलीवर थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इस एक्ट ने क्या बोला, इस एक्ट ने क्या बोला, और इसीलिए बच्चों ये जो पुराने वाला एक्ट था ये थोड़ा नैरोअर था, तो इसने कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड नहीं करा। तो इस एक्ट ने, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, इस एक्ट ने इसका जो दायरा है उस दायरे को बढ़ा दिया और जो हमारे प्रोडक्ट सेलर्स थे उन सेलर्स को भी इंक्लूड कर दिया, ताकि इनके अगेंस्ट भी अब कंज्यूमर क्या कर सकता है बच्चों, अगर ये कहीं पर फ्रॉड करते हैं या फिर किसी भी तरह की अगर चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर के साथ, तो यहाँ पर जो क्लेम है वो कंपनसेशन है उसको क्लेम किया जा सकता है एक कंज्यूमर के द्वारा। बोलिए सर, बात क्लियर है? जी सर, आगे देखिएगा। आगे समझने की कोशिश करिएगा। द टर्म प्रोडक्ट सेलर इज डिफाइंड टू इंक्लूड अ पर्सन। कहता है सर प्रोडक्ट सेलर का मतलब क्या है? प्रोडक्ट सेलर का बेसिकली मतलब है, प्रोडक्ट सेलर का क्या तात्पर्य है, यानी कि इस एक्ट के अंदर प्रोडक्ट सेलर का मतलब क्या है? कहता है सर प्रोडक्ट सेलर का बेसिकली मतलब है, कहता है सर ये बेसिकली डिफाइन करता है उस पर्सन्स को जिसको कि इन्वॉल्व किया जाएगा इन प्लेसिंग द प्रोडक्ट फॉर ए कॉमर्शियल पर्पस एंड एज सच वुड इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज वेल। यानी कि बच्चों इस प्रोडक्ट सेलर के अंदर बच्चों जो हमारे कॉमर्शियली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चीजों को क्या कर रहे हैं बच्चों, कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, बोलिए सर। देखिए और क्या दलील दी गई इसके अंदर, समझने की कोशिश करिएगा। और बच्चों दलील क्या दी गई? द डिफेंस दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेनली एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म। देखो और इन्होंने क्या दलील दी अपनी बच्चों कि बच्चों हम तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, कि हम तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। जी सर, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करिए। सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है वो एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट है, मान लो बच्चों एक फ़ोन परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और बच्चों वो क्या करते हैं, आपके पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ठीक है, जो भी है ये प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट सेलर्स क्या होते हैं बच्चों, रजिस्टर्ड होते हैं। सेलर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो मान लो बच्चों एक सेलर है मिस्टर वाई, मिस्टर वाई क्या सेलर है और मिस्टर एक्स क्या है बच्चों, बायर है। तो मिस्टर एक्स को फोन चाहिए और मिस्टर वाई को फोन बेचना है, तो मिस्टर वाई क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने आप को रजिस्टर करेगा और जो बायर है वो अपने आप को एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या करेगा बच्चों, रजिस्टर करेगा। तो बच्चों ये क्या है, एक किस्म से क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया जो कि बोथ बायर और सेलर्स को क्या कर रहा है, एक लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों यहां पर यही दलील इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के द्वारा दी गई और इन्होंने क्या बोला कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने बोला कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर जस्ट एग्रीगेटर्स, हम एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है, बोलो बच्चों बात क्लियर है या नहीं है? हमें इसके अंदर इंक्लूड मत करो, हम सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर इनकी एक बात नहीं सुनी गई और इस एक्ट के अंदर यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर इनको भी इंक्लूड कर दिया गया सैलर्स की डेफिनेशन में। बोलिए सर बात क्लियर है? देयर आर इंक्रीज्ड लायबिलिटी रिस्क फॉर मैन्युफैक्चरर एज कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर। सबसे ज्यादा समस्या किसके साथ रहती है बच्चों, मैन्युफैक्चरर के साथ। यानी कि ये जो एक्ट है ये सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है बच्चों, वो किसको करता है, हमारे मैन्युफैक्चरर को करता है एज कंपेयर टू द सर्विस प्रोवाइडर और ये जो प्रोडक्ट सेलर्स है उनको। कंसिडरिंग दैट अंडर द न्यू एक्ट मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल इन प्रोडक्ट लायबिलिटी action even where he proves that he was not negligent or fraudulent in making the express warranty of a product। यानी कि बच्चों यानी कि बच्चों ये एक्ट बेसिकली ये कहता है कि बच्चों आप बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर अगर ये दलील देता है कि बच्चों हम
हमने ये जो भी चीज़ें हुई हैं या फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को अपन लोगों ने जानबूझ के करने की कोशिश नहीं करी है, या फिर हमारी कोई ऐसी मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं थी इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन तब भी ये एक्ट जो है उनको 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 बच्चों माफ़ नहीं करेगा और उनको फिर भी तब भी इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के दायरे के अंदर क्या किया जाएगा बच्चों, इन्वॉल्व किया जाएगा। जी सर, आगे समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या कहता है बच्चों, सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द न्यू एक्ट फ्रॉम लायबिलिटी क्लेम्स सच एज दैट द प्रोडक्ट सेलर विल नॉट बी लायबल वेयर द प्रोडक्ट हैज बीन मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। कहता है हमने क्या समझा बच्चों कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर को तो इंक्लूड किया ही जाता है, साथ ही साथ में बच्चों जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स को भी इस एक्ट के दायरे के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन बेसिकली क्या है कि कहां पर अपन लोग प्रोडक्ट सेलर को लाइबल नहीं करेगा या फिर एक कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट सेलर को लाइबल नहीं कर सकता है। तो बच्चों वो क्या है, कहता है विल नॉट बी लाइबल, वहां पर लाइबल नहीं होगा जहां पर प्रोडक्ट को मिसयूज किया गया है, ऑल्टर्ड किया गया है, फिर मॉडिफाइड किया गया है। यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के द्वारा मिसयूज किया गया है जहां पर यानी कि जिसकी बेसिक इंटेंशन एक प्रोड्यूसर की ये थी कि भाई किसी तरह से कंज्यूमर्स को क्या करना है, डिसीव करना है। ऑल्टर्ड कर दिया जाता है प्रोडक्ट को या फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है प्रोडक्ट को, तो उस केस में बच्चों जो कंज्यूमर है वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनको लाइबल नहीं कर सकता है। बोलिए सर, बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे सर समझने की कोशिश करिएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आगे क्या है बच्चों हमारा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर देखिए क्या कहता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। The new act introduces a specific broad definition of the unfair trade practices, which also include, कहता सर पहले जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो दायरा था वो दायरा बहुत ही सीमित था, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है वो बहुत ही लिमिटेड थी। लेकिन 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 यहाँ पर इंक्लूड किया गया शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। कहता है बच्चों अगर 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 किसी भी पॉइंट पर ये देखा गया कि बच्चों आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, यानी कि किसी भी तरह की कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, क्या किया जाता है बच्चों, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है सेलर्स के द्वारा या फिर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उनके द्वारा, तो उस केस में बच्चों इनके ऊपर जो इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस के थ्रू कार्रवाई होगी। अनलेस एंड अनटिल ये कंपलसरी था कि बच्चों अनलेस एंड अनटिल ये बोला जाए कि बच्चों ये जो इनका डिस्क्लोजर करना अनिवार्य था। क्यों अनिवार्य था? क्योंकि बच्चों बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द अदर लॉ, क्योंकि बच्चों जो दूसरे लॉ को फॉलो करने के लिए ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चों ताकि दूसरे लॉ को अपन लोग क्या करें, साथ ही साथ में दूसरे लॉ ब्रीच ना हो, तब तक आप लोग उसको लाइबल नहीं करेंगे। उसके बाद अगर इसके अलावा ब्रीच देखा गया, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया गया, तो उस केस में बच्चों यहां पर उस केस में भी लाइबिलिटी देखने को मिलती है। बोलिए भाई, बात क्लियर है? हाँ जी सर, समझ में आया? हाँ जी। अब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या है पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इस तरह का कोई भी प्रोविजन हमारे एक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब बच्चों ये इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और ये मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था इसको इंक्लूड करना, और इसके इंक्लूजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एक कंज्यूमर को होने वाला है। अब अगर आप किसी भी तरह की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो कहता है जो आपके पास जो आपकी अथॉरिटी थी, कौन सी अथॉरिटी थी बच्चों, सीसीपीए, जो आपकी सीसीपीए नामक एक अथॉरिटी थी, इस अथॉरिटी के पास एक राइट है कि बच्चों वो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकती है अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केट में देते हैं, जिसकी वजह से जिसका इंटेंशन बेसिकली कंज्यूमर्स को डिसीव करना था। तो उस केस में जो आपकी सीसीपीए है वो आपके ऊपर क्या कर सकती है बच्चों, पेनल्टी लगा सकती है, और पेनल्टी में भी अप टू अमाउंट 10 लाख, कितनी हो सकती है बच्चों, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। कितने तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, 10 लाख तक, जिसको कि 1 मिलियन भी बोलते हैं।
सीसीपीए में इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ अप टू 1 मिलियन, ठीक है, कितने की कर सकता है बच्चों, 10 लाख तक की पेनल्टी लगा सकता है, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर या फिर एंडोर्सर के ऊपर, ठीक है, फॉर अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। फॉल्स या फिर किसी भी तरह की फॉल्स या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर की जा रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर बच्चों जो कि उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो बच्चों उसके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ में कहता है सर ऑल्सो सेंटेंस देम टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years फॉर द सेम, और बच्चों 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, यानी कि 10 लाख रुपए तक की आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी देखने को मिल सकता है इस एक्ट के तहत। बोलिए बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है समझने की कोशिश करना, कहता है इन केस सब्सिक्वेंट ऑफेंस, कहता है मैन्युफैक्चरर जो था वो ढीठ था, वो फिर भी अपनी बातों से क्या नहीं करा बच्चों, माना नहीं, और फिर से बच्चों वो क्या करता है, इसी तरह की इंटेंशंस के साथ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है, तो उस केस में बच्चों अगर वो एक ऑफेंस को दोबारा रिपीट कर देता है तो उस केस में जो उसका जो फाइन है बच्चों वो 50 लाख तक हो सकता है। कितना हो सकता है बच्चों, 50 लाख तक उसको फाइन लग सकता है, ठीक है, कितना लग सकता है बच्चों, 50 लाख तक लग सकता है, और साथ ही साथ में एंड 5 साल तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कितने की हो सकती है बच्चों, 50 लाख रुपए तक का फाइन, और साथ ही साथ में बच्चों 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इस एक्ट के अंदर, जो कि बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता था। बोलिए सर बात क्लियर है या नहीं है, आगे देखिएगा। द सीसीपीए, आगे समझने की कोशिश करना, द सीसीपीए कैन ऑल्सो प्रोहिबिट द इंडोर्सर, यानी कि बच्चों जो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, ठीक है, उसको भी क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, रोक लगा सकता है उसके ऊपर, फॉर ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, किसके लिए बच्चों, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, फ्रॉम इंडोर्सिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 year, यानी कि बच्चों अगर मान लो कोई किसी इंडोर्स किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को अगर इंडोर्स किया जाता है और बच्चों वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीडिंग होती है, तो उस केस में बच्चों 1 साल तक का बैन, 1 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बोलो बच्चों बात क्लियर है नहीं है, ठीक है। फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, हर सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए, हर सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए जो पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 3 साल, ठीक है, 3 साल तक उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, The new act fixes liability of on endorser, considering that there have been numerous instances in the recent past where consumer have fallen prey to unfair trade practices under the influence of the celebrities acting as a brand ambassador। जैसे कि बच्चों अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, आप लोग बच्चों एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे कि बच्चों आप स्लीपर्स की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे कि बच्चों बहामास, ठीक है, ये एक स्लीपर है जिसकी एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हैं। इसकी एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा की जाती है बच्चों, हमारे सलमान खान के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, सलमान खान के द्वारा की जाती है, जी सर। अब सलमान खान को लोग क्या करते हैं, एज एन आइडल देखते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो हमारे यूथ हैं वो क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अब बच्चों जब इसको वो यूज करते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई सलमान खान भी इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो हम भी इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर बहामास वालों ने क्या करा बच्चों, फॉल्स एडवर्टीजमेंट करी, क्या करी बच्चों, फॉल्स एडवर्टीजमेंट करी अपने प्रोडक्ट की, फॉल्स एडवर्टीजमेंट ऑफ हिज या फिर हर प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो अपने एडवर्टीजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, कैसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट करती है, और कहता है इस केस में इसके ऊपर तो बच्चों 10 लाख तक का फाइन लगेगा। कहता है सर इसको 10 लाख का फाइन और 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, एंड 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और दोबारा अगर इसी ऑफेंस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो उस केस में ये फाइन 50 लाख रुपए एंड साथ में 5 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ में कहता है बच्चों, जो इंडोर्सर है सलमान
सलमान खान, इन सलमान खान को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों, लाइबल किया जाएगा। और इस केस में सलमान खान को चाहे सीसीपीए चाहे तो 1 साल तक के लिए क्या कर सकती है बच्चों, बैन कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। और सब्सिक्वेंट अगर फेलियर होता है तो 3 साल तक की क्या हो सकती है बच्चों, इनको बैन जो है वो 3 साल तक बैन जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। बोलिए बच्चों, बात क्लियर है? जी सर, समझ में आया? हाँ जी, आगे देखिएगा। इन सच केसेस, कहता है उस केसेस में इट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द इंडोर्सर टू टेक द ऑनर्स एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट टू रिफ्यूट लायबिलिटी क्लेम। अब इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? इसके पीछे का इंटेंशन ये है बच्चों कि बच्चों इससे क्या होगा कि अगर कभी भी कोई भी इंडोर्सर किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेगा तो बच्चों वो पूरी तरह से सोच समझकर उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सही में यूजफुल है तभी बच्चों वो क्या है, वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट से परहेज करेगा। क्योंकि बच्चों वो अब इसके ऊपर क्या कर सकती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या है, पेनल्टीज या फिर बच्चों जो भी पेनल्टीज या फिर जो भी पनिशमेंट है वो पनिशमेंट इनको इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर इनको ये जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट लगाई जा सकती है इनके ऊपर। ठीक है जी सर। आगे क्या है, आगे कहता है बच्चों प्रोविजन फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कहता है बच्चों अब इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए गए कि बच्चों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप कहता है सर जो हमारा डिस्प्यूट है उसको जो रिजोल्व करना है उसके लिए हमारे पास 3 एजेंसीज हैं, लेकिन इन 3 एजेंसीज के अलावा भी कुछ अल्टरनेट हमारे पास क्या बनाए गए, रेजोल्यूशंस बनाए गए। वो क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। द न्यू एक्ट प्रोवाइड फॉर द मेडिएशन एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट एडजुडिकेशन सिंपलर एंड क्विकर। यानी कि मध्यस्थता का भी एक प्रोविजंस यहाँ पे बनाया गया है कि बच्चों एक मीडिएटर जो होगा वो क्या करेगा, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यानी कि तीनों, ताकि बच्चों जो हमारे जो तीनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम और जो हमारा स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है, इनके ऊपर केसेस का बर्डन ना पड़े, इनके ऊपर केसेस का बर्डन ना पड़े, इसलिए बच्चों क्या किया गया है, एक मीडिएशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या किया गया है, डाला गया है। ठीक है, दिस विल हेल्प, कहता सर ये क्या करेगा, कहता है दिस विल हेल्प with the speedier resolution of dispute and reduce pressures on the consumer courts, ताकि सर कंज्यूमर कोर्ट से प्रेशर क्या किया जा सके, रिलीव किया जा सके और साथ ही में ही स्पीडियर रेजोल्यूशन हो सके चीज़ों का। इसलिए बच्चों ये चीज़ें की गई which already have numerous cases pending before them. With the new act all set to become the law, gone are the days where the consumer was asked to be aware। कहता सर मैं आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बच्चों अब वो दिन गए जब हम लोग क्या बोलते थे कि कंज्यूमर का अवेयर होना जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले। अब बोला गया कि कंज्यूमर क्या है, एक राजा की तरह है, कंज्यूमर इज द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट। अब सेलर्स को कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा और अब ये वो दिन है जब सेलर शुड बी वेयर, सेलर आस्क टू बी वेयर। ठीक है, तो सेलर्स को बोला गया कि भाई अब आपको बी वेयर होना है और ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने कस्टमर्स को गलत चीज प्रोवाइड ना करें। क्योंकि बच्चों ये कहता है, ये एक्ट बेसिकली कहता है कि बच्चों सेलर्स से बायर नहीं है बल्कि बायर से सेलर है। क्योंकि बच्चों बायर इज द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट, ये एक्ट बेसिकली कहता है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस सच एज रिटेल ई कॉमर्स टू बी माइंडफुल ऑफ द चेंजेस इन द लीगल landscape and have robust policies dealing with the customer redressal in place। ठीक है, इसलिए बच्चों इनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कस्टमर के साथ डील करना है ताकि बच्चों इन कॉन्सिक्वेंसेस को, इस एक्ट के प्रोविजंस को और कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए इनको क्या करना है, अब कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है। कंज्यूमर आगे क्या कहता है बच्चों, लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कहता है अब जो कंज्यूमर, कहता है सर वो सारे बिजनेस जो कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। किसके अगेंस्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर किसी भी तरह की अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से। अदरवाइज उनके ऊपर क्या हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस लागू हो सकते हैं और उसके तहत बच्चों जो भी इसके अंदर चीजें आप लोगों ने डिस्कस करी वो उस सब चीजों के लिए क्या हो सकते हैं बच्चों, पेनलाइज्ड हो सकते हैं। बच्चों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब करें भाई चैनल्स को। बच्चों आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि बच्चों मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिर लाइव क्लासेस भी लेके आ सकूं, और अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे इस टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज के साथ। तो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि आपके पीजीटी, DSSP, KVS, NVS के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियोस में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।